हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, कैसे फ्लो होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हम आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, हम यहाँ पे बात करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उससे हम इसका करंट बोलते हैं। अब देखो करंट को हम अगर लिखें तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा चार्ज फ्लो या टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और टोटल चार्ज फ्लोन मतलब टोटल चार्ज आपका Q और टाइम आपका T। ठीक है, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक, और आपने पढ़ा है जो Q होता है वो NE के इक्वल होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। Q इक्वल टू NE, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, बोलो यही बोला था। तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो I इक्वल टू आपका हो जाएगा NE अपॉन T। ठीक है, तो ऐसे भी हम चार्ज को चार्ज या आप इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कर सकते हो बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी, तो यहां से निकालते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, और टी हो जाएगा हमारा सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कूलाम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। और करंट की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है हमारी एम्पियर, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ठीक है, तो एम्पियर होती है इसकी एसआई यूनिट, चाहो तो लिख लो। तो अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट में डायरेक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्शन की बात हम करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बट इलेक्ट्रिक करंट का जो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या कह सकते हो कि जो हम समेशन करते हैं, या जैसे मान लो कि बहुत सारी करंट जाके एक जगह पे मिल रही है। ठीक है, तो सबका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन से आए या यहाँ पर आए, कोई यहाँ से आ रहा है करंट, कोई यहाँ से आ रहा है, तो सबका जो सम मिलेगा है ना, वो आपको मान लो ये 2 एम्पियर की आ रही है और ये 3 एम्पियर की आ रही है, तो यहाँ पर आपको 5 एम्पियर मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, आप जो यहाँ पर समेशन या सब्ट्रैक्शन करोगे वो बिल्कुल एल्जेब्रिक, जैसे आप एल्जेब्रा में करते हो, मैथ्स में करते हो, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप वेक्टर और स्केलर को बहुत डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में क्लास 11th में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कब हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं कब नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन तो होता है बट उस पर करंट डिपेंड नहीं करती, इसलिए हमारी करंट कैसी होती है, स्केलर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे इसको वेक्टर मान लेते हैं बट इट इज रॉन्ग, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और यूनिट क्या होगी हमारी, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी, एम्पियर। अब देखो होगा क्या, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक कूलम चार्ज, चलो इसको मैं हटा देता हूं फिर बताता हूं। ठीक है, इसको हटा दूं पूरा। अब देखो यहीं से मैं आपको बता रहा हूं, जो आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, यहां से बताता हूं। देखो समझो, देखो I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, यही पढ़ा भी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर Q को 1 कूलम मान लें, Q को क्या मान लें, 1 कूलम, और 1 कूलम चार्ज किसी भी मेटेलिक वायर से अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए तो आपका जो करंट हो जाएगा, या इसे हम T लिख लेते हैं। ठीक है, T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आपका जो करंट होगा I दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने का क्या तरीका है, देखो इफ 1 कूलम चार्ज
1 कूलम चार्ज flows through a conductor in 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में, ठीक है, देन द करंट पास्ड थ्रू अ कंडक्टर या करंट पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, हाँ ठीक है, पास थ्रू अ कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, समझ में आए बात? 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी भी मेटेलिक वायर से, ठीक है, ये मान लेते हैं मेटेलिक वायर से 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में मान लेते हैं चार्ज है हमारे, ठीक है, ये हमारा चार्ज है, ठीक है, मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे। तो अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम के बराबर चार्ज फ्लो हो जाए, ठीक है, तो हमारी करंट क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में कि आपने 1 कूलम चार्ज बोला है, ओके, 1 कूलम चार्ज बोला है, मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा चार्ज है जिसमें 0.1 कूलम का चार्ज है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है, चार्ज है, उस पर 0.1 कूलम का चार्ज है। तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी? कोई एक पार्टिकल है जिसपे 0.1 कूलम का चार्ज है, समझ में आ रही बात? तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने ऐसे पार्टिकल चाहिए होंगे? तो आपको चाहिए होंगे ऐसे 0.1 0.1 0.1 ऐसे कितने चाहिए होंगे? ऐसे 10 चाहिए होंगे आपके पास, काउंट कर लेना, तो जाके आपके पास 1 कूलम करंट बनेगा। समझ में आ रही बात? मतलब 0.1 अगर एक पार्टिकल में चार्ज है तो ऐसे 10 होंगे तो आपके पास 1 कूलम का चार्ज बनेगा। तो वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे तो बहुत ही कम चार्ज होता है, कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखो इतना छोटा चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो कितने चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन? इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हटा दें, देखो इसको हटा दो, हाँ, तो 1 कूलम चार्ज बोले या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में पूछे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, तो एक तरीका, सिंपल तरीका, आप या तो Q इक्वल टू एन लगा दो, ठीक है, आपको यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने फॉर 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम यहाँ पे लगाया और यहाँ पे n और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो आप यहाँ से n निकाल सकते हो, तो कूलम से कूलम तो कट जाएगा और आपका 1 से डिवाइड करोगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व करना आता है ना, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका 1 कूलम चार्ज होने के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इसको सिंपल भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे ना, ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? या तो 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए 1 सेकेंड में या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए पर सेकेंड, ठीक है, तो आपका जो करंट होगा दैट विल बी 1 एम्पियर। समझ में आई बात? इसको हटा दें। चलो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको तब समझ में आएगा जब आप पहले की 2 वीडियो देख कर आओगे, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, तो वो चीज यहां पर भी यूज होगी। देखो कैसे हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरली हम अभी क्या बात कर रहे थे, आपको मैंने बोला था कि जो चार्ज फ्लो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। भाई चार्ज फ्लो होने का रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल ना हो तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? नहीं। देखो अगर मान लो मेरे पास कोई एक वायर है, थोड़ा सा समझ लो पहले, मान लेते हैं कोई एक वायर है, ठीक है, ये कोई एक वायर है, ठीक है,
तो वायर में आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नहीं पता है तो समझ लो। वायर किसका बना होता है? मेटल का बना होगा, किसी ना किसी मेटल का बना होगा, और मेटल में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। रिवॉल्व क्या, ऐसे मूव करते रहते हैं, ये समझ लो, ठीक है। लेकिन इनका मूवमेंट रैंडम होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, मतलब ओवरऑल यहाँ पे मूवमेंट तो होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जो आपका नेट फ्लो होता है, नेट फ्लो, ठीक है, वो हमेशा जीरो होता है। नेट फ्लो क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, रैंडम मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इस पे कोई पोटेंशियल लगा दिया, ठीक है, जैसे ही आपने इस पे कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो पोटेंशियल की वजह से देखो क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये भी एक वायर है, ये भी एक वायर है, ठीक है। ऐसे तो पोटेंशियल अप्लाई करोगे, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। मान लेते वायर के थ्रू मैंने कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो इस वायर में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे या इसी में फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान समझो, इसकी मैकेनिज्म समझो, एक बार मैकेनिज्म समझ गए तो सारी चीजें बहुत आसान है, ठीक है। तो इस वायर में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, तो नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बोलो, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होना चाहिए, सोच के बताओ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप बोलोगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होना चाहिए। तो इस नेगेटिव वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनका जो फ्लो होगा वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे तो होगा, ऐसे होगा फ्लो, ठीक है, बोलो। तो ये पोटेंशियल कौन अप्लाई कर रहा है? जैसे मान लो, अभी मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपने आपने वाटर वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो ये वाटर है, तो मान लेते मैं एक इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, किसी एक पाइप के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर ये वाटर ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, वाटर नीचे फ्लो करेगा ड्यू टू द ग्रेविटी, ऐसे तो फ्लो करेगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखो, ये वाटर का लेवल यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका जो आपका वाटर करंट है ये रुक जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि वाटर का करंट मुझे कॉन्टिन्यूसली मिलता रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप किसी को बोल दो, किसी बच्चे को बोल दो कि यहाँ पर जो वाटर भर रहा है, आप यहाँ से उठा के फिर से यहाँ पर वाटर डाल दो, ठीक है। फिर से ये नीचे आएगा, फिर से उठा के डाल दो, तो ये वाटर का जो करंट है आपको ये कॉन्टिन्यूसली मिलता रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ रही है? इसके लिए आपको एक बच्चे की जरूरत पड़ रही है या किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ रही है, बोलो। तो एक्सटर्नल सोर्स क्या करता है आपको, जो अब देखो ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाएगा, वहां पे तो किसी जरूरत नहीं है। तो जो खुद से होता है उसे हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो ये ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। वाटर का फ्लो टॉप टू बॉटम आना ये स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो जाता है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर ले जाना है तो आपको कोई पंप अप्लाई करना है, कोई मोटर अप्लाई करनी पड़ेगी, या किसी एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, बोलो। तो ऐसे यहाँ पर देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो आ गए, प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो ये काम कौन करता है? ये एक्सटर्नल सोर्स का काम करता है किसी भी सर्किट में, बैटरी, ठीक है। बैटरी हमें वो एक्सटर्नल सोर्स की तरह, जैसे यहाँ पर कोई आप बच्चा है जो ये काम कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर ये बैटरी वो काम करती है। तो बैटरी के दो काम होते हैं। पहले तो ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा किसी भी वायर को, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाए। दूसरी चीज, अब देखो समझो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर आ गए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गए, तो क्या अब ये फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। तो ये अब जो हमारी बैटरी होती है उसमें होते हैं केमिकल, ठीक है। तो बैटरी को मैं किसी अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी बस समझ लो कि बैटरी में होते हैं केमिकल, और ये जो केमिकल होते हैं अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं बैटरी 9 वोल्ट की है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर समझा है सेकंड वाले वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 9 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये कॉन्टिन्यूस फ्लो होना चाहिए, अगर ये कॉन्टिन्यूस फ्लो आप चाहते हो कि हो, तो अगर एक बार होगा तो करंट एक टाइम के बाद रुक जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये करंट फ्लो होता रहे, ये इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो करते रहें, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको ये पोटेंशियल मेंटेन रखना है, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। सुनो बात, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया है वो
अब ये जो बैटरी है 9 वोल्ट की बैटरी है, तो उस 1 कूलम पर कूलम चार्ज को क्या बोला, जो भी पर कूलम चार्ज होगा उसको 9 जूल की एनर्जी देगा। ठीक है, 9 जूल की एनर्जी के साथ यहाँ इस नेगेटिव पे भेजेगा, और फिर से नेगेटिव पे आने के बाद फिर से यही काम करेगा, फिर से उसे वो 9 जूल की एनर्जी देगा। अगर 5 वोल्ट की होती तो 5 जूल की एनर्जी देता, 12 वोल्ट की होती तो 12 जूल की एनर्जी देता। तो वो डिपेंड करता है कि बैटरी की स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा फिर से वो फ्लो करेगा, फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से उसे एनर्जी देगा, ठीक है, ताकि वो जाए। और ठीक है, ये पढ़ा है आपने। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लो चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है, तो आप बोलोगे ये जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वही हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बट ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा क्यों? ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो यही फ्लो कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, और करंट भी इनकी वजह से ही जनरेट हो रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देखो, हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जो करंट का डायरेक्शन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मानते हैं। मतलब हम जो करंट का डायरेक्शन मानते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, उसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल मानेंगे और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल मानेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, पुराने टाइम पे जब हमारी इलेक्ट्रॉन या सॉरी करंट की डिस्कवरी हो गई थी, उस टाइम पे चार्जेस के बारे में इतना किसी को नहीं पता था। तो चार्जेस की डिस्कवरी करंट के बाद हुई। ठीक है, और जब पहले ही माना जाता था कि जो हमारा जो कोई मेटल है, मेटल में जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, ऐसा माना जाता था पहले। तो उन्होंने बोला कि भाई पॉजिटिव होगा तो इसी तरीके से पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहां से पॉजिटिव इधर जाएगा। अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिव तो निगेटिव तरफ जाता ना, अगर होता तो। वैसे तो है नहीं है, वैसे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता, फिर से यहाँ से एनर्जी गेन करता, और यहाँ पे आके फिर से वो हमारा ये कॉन्टिन्यूस फ्लो चलता रहता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन बाद में ये बात प्रूफ हो गई कि भाई किसी भी मेटेलिक वायर में कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता ही नहीं है। जो फ्लो करता है दैट इज ओनली इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। लेकिन अब पहले के लोगों ने मान लिया, ठीक है, कन्वेंशन समझते हो ना, मतलब जो चीज चली आ रही है, मान्यता टाइप। ठीक है, तो पहले से जो लोगों ने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, तो अगर अब जब हमें चीजों के बारे में पता चल गया, अब हमें सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो अब जाके सारी बातों को चेंज करना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, उसको सारी चीजों को चेंज करना बहुत मुश्किल है, सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले, सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का किसी भी सर्किट में, दैट विल बी अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा। समझ में आया रीजन? ओके, तो यहाँ पे अब इस बात को हम समराइज कर लेते हैं। समझ में आया, ये सारी चीज समझ में आ गई? चलो, तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो, तो हम ये मान लेंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कैसे होता है? नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, लेकिन जो हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है, जो हमारा करंट फ्लो होता है, या इसे आप कन्वेंशनल करंट भी बोल सकते हो। ठीक है, कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? वो होती है हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब भी आप अब कभी भी इलेक्ट्रॉन की जब भी आप करंट की डायरेक्शन बताओगे, हम कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बताओगे। वो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको करंट की डायरेक्शन अगर बतानी होगी, आप हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही बनाओगे। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे मान लो एक सर्किट में बना के देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ कोई यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, हाँ, यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर आपने कुछ यहाँ पे कुछ बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ कुछ बैटरी लगा, तो ऐसे कोई बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्विच लगा लो, यहाँ पे कोई स्विच लगा लो। ठीक है, ये स्विच है आपका। तो जब आप, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फ्लो कर रहे होंगे। लेकिन जो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो कैसे होगा? ऐसे।
हमेशा आप यही डायरेक्शन शो करोगे किसी भी सर्किट में। समझ में आई बात? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ओके, चलो अब हम बात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने बोला, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है जो करंट को फ्लो होने देता है कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, अगर कहीं से भी कोई वायर ब्रेक हो जाएगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, a continuous and closed path of an electric current, electric current is known as electric circuit। ठीक है, is known as electric circuit। ठीक है, तो जैसे अभी बनाया था एक डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, मान लेते हैं ये रजिस्टर होगा, ये कुछ आपने बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ बल्ब लगाया हुआ है, और इस तरीके से यहाँ पर कोई हो सकता है स्विच हो या एमीटर हो। ठीक है, अभी सब समझेंगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई हो सकता है आपका स्विच हो। ठीक है, बैटरी हो गई, ये सेल हो गई। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर स्विच लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा देखो, आप ध्यान से देखो तो हमारा जो सर्किट है वो एक क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ है, कहीं से भी ब्रेक नहीं। अगर मान लो ये वायर ब्रेक है यहाँ से, तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं है। ठीक है, पहली बात तो क्लोज भी नहीं है और कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। तो क्लोज और कॉन्टिन्यूअस पाथ मतलब करंट के फ्लो होने के लिए क्लोज और कॉन्टिन्यूअस पाथ होना जरूरी है, और उसी क्लोज और कॉन्टिन्यूअस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, समझ में? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ हमने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं। ये सारे सिंबल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटा दो, तो हम लोग लिखेंगे अब सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, हम इलेक्ट्रिक सर्किट अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे सिंबल्स यूज करेंगे, तो उन सिंबल्स का क्या मतलब होता है इस बात को समझना जरूरी है। सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपने ऐसा कोई सिंबल देखा होगा। ठीक है, ये तो मैंने बनाया था अभी, ऐसे एक छोटी लाइन होगी, एक बड़ी लाइन होगी, और ऐसे होगा। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ी लाइन होगी उसके पास पॉजिटिव और छोटी लाइन के पास नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन में आ जाए, ठीक है, एक मिनट, ऐसे ये, ठीक है, तो बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं उसे हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो बैटरी कुछ नहीं, बैटरी और सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप बहुत सारे सेल्स को अप्लाई कर दो तो बैटरी बन जाएगी। ठीक है, तो बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज बैटरी, नथिंग एल्स। ठीक है, और उसके बाद आपने ऐसे भी सिंबल देखा होगा, कोई ऐसा वायर होगा ऐसे यहाँ पर, तो ये ज्वाइंट वायर होगा। ठीक है, ज्वाइंट वायर होगा। इस तरीके से आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये होगा विदाउट ज्वाइंट वायर, मतलब इसको क्रॉस करके चला गया, इस पर टच नहीं हुआ, विदाउट ज्वाइंट वायर। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे ऐसे सिंबल देखा होगा, ये क्या होता है? ये होता है हमारा रजिस्टर। सब बात करेंगे अभी। ठीक है, रजिस्टर। इसके अलावा आपने क्या देखा होगा? बल्ब का साइन तो पता ही है। ठीक है, ये देखो ऐसे, ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा की। ठीक है, ये होता है हमारा की। ये दो टाइप का होगा, एक ऐसे होगा, देखो अगर ऐसे है तो इसका मतलब है ये ओपन है। ठीक है, और अगर ये है तो ये क्लोज है। तो एक हम ओपन और एक क्लोज को ऐसे दिखाते हैं, इसे की से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरीके से आपने क्या देखा होगा? हाँ, ये ए लिखा होता है। ठीक है, ए,
और इसी तरीके से आपने एक बार देखा होगा V ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो A होता है हमारा एमीटर और ये होता है हमारा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर, देखो एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या काम करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं। अच्छा, एमीटर और वोल्ट मीटर को मैं थोड़ा अलग से बता देता हूँ। एक और होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उससे भी हम करंट को मेजर करते हैं। तो तीनों को मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ और आज का हमारा टॉपिक खत्म, ठीक है। इसको ये समझ में आ गए सारे, ऐसे होंगे। अब आपको बल्ब का डायग्राम कैसे होगा, देखो बल्ब भी देख लो, ऐसे बल्ब बना होता है, ऐसे या तो ऐसे बना होगा या फिर कहीं पर ऐसे बना होगा, तो ऐसा बल्ब हो जाता है, ठीक है। चलो इसको हटा दें। इसके अलावा और भी होते हैं, रियोस्टेट होता है वेरिएबल और अल्टरनेटिंग करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बट हमारे 10th लेवल पे इतने ज़्यादा नहीं है। अभी ये जानना जरूरी है कि एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखो एमीटर जो होता है ना, ये आपको मेजर करता है क्या, करंट को। हमेशा ध्यान रखना, ये आपको मेजर करेगा करंट को, ठीक है। और इसे हम कहाँ अप्लाई करते हैं सर्किट में, तो इसे हम सीरीज में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई सीरीज, ये कहाँ लिखते हैं हम, इट इज अप्लाइड इन सीरीज, ठीक है। सीरीज और पैरेलल क्या होता है समझेंगे, बट अभी समझ लो कि इसे एमीटर को हम हमेशा करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और ये कहाँ पर लगाते हैं, हम हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। और इसके रेजिस्टेंस के बारे में क्या हुआ है, तो आपको इसका रेजिस्टेंस लो रखना है, ठीक है। तो शुड बी लो रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस आपको बहुत लो रखना है, ठीक है। ये सारी बातें समझेंगे। अभी आपको हो सकता है रेजिस्टेंस का मतलब ना समझ में आया हो, ठीक है, ये सीरीज का मतलब ना समझ में आया, सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। अभी बस समझ लो, नोट कर लो कि क्या क्या चीजें हमें ये ध्यान रखनी है। और इसी तरीके से वोल्ट मीटर में क्या होगा, तो वोल्ट मीटर में क्या होगा आपका, ये क्या मेजर करेगा, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या होगा, ये अप्लाई कहाँ होता है, तो ये अप्लाई होता है इन पैरेलल, ठीक है, सीरीज में नहीं होता है, ठीक है, ये पैरेलल में होता है। और इसके अलावा इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए, तो शुड बी वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। तो एक और होता है गैल्वेनोमीटर, इसको भी देख लो। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये भी एक्चुअल में करंट को ही मेजर करता है, ठीक है, मेजर। बट यहाँ पे जो करंट मेजर होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की होती है, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट की अगर मुझे करंट मेजर करनी है तो आप एमीटर से मेजर नहीं करोगे, वो कर भी नहीं पाओगे, वहां पर उसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं चलेगी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक हमारा जो अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, अलग हमारी मशीन होती है, इसे हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से आप स्मॉल से स्मॉल करंट को भी मेजर कर सकते हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मेजर स्मॉल करंट, ठीक है, ऐसे लिख, मेजर स्मॉल करंट। इसे भी हम सीरीज में लगाते हैं, स्मॉल करंट, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है। ओके।